हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले ईवीएस के टीचिंग एप्टीट्यूड के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। इसमें हमें इकाई योजना का सबसे उचित विशेषता बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है, आदर्श रूप में यह 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे कि इकाई योजना जो आपका होता है, इसमें कितना भी पाठ का यहाँ पे संकलन नहीं होता है, फिक्स इसमें नहीं होता है। तो यह कह रहा है कि 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है, तो यह नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन बी है, यह पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है, यह विषय वस्तु के बड़े भाग का गहन योजना है। तो आपका इकाई योजना क्या होता है? इकाई योजना आपका यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना होती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती है। तो पर्यावरण अध्ययन के जो टीचर होते हैं, उन्हें अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती क्या होती है? तो ऑप्शन ए हमारा है, विद्यार्थियों को कार्यपत्रक देना। ऑप्शन बी है, विद्यार्थियों को सूचना देना। ऑप्शन सी है, गृह कार्य देना। और ऑप्शन डी है, विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना। तो पर्यावरण अध्ययन के टीचर की अपने कक्षा में यह चुनौती होती है कि वे अपने विद्यार्थियों को सीखने का क्या करें, अवसर प्रदान करें। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है? यदि यह है, तो पर्यावरण अध्ययन किस प्रकार का होगा कि वह बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है? यह हमें इस प्रश्न में बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है, विषयगत। ऑप्शन बी है एकीकृत। और ऑप्शन सी है समावेशी। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन बच्चों के लिए किस प्रकार का होना चाहिए कि यह बच्चों के समग्र शिक्षा का कारण बन सके, अर्थात बच्चों में क्या हो, सभी प्रकार की शिक्षा जागृत हो। तो इसके लिए जरूरी है कि पर्यावरण अध्ययन आपका विषयगत भी होना चाहिए, बच्चों के सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद इसे एकीकृत भी होना चाहिए और समावेशी भी होना चाहिए। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह विषयगत है, एकीकृत है और समावेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि, तो यह क्या इंगित करता है? बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। तो खोजने के द्वारा पर्याप्त समय बच्चों को दिया जाता है, यह क्या डिनोट करता है? तो ऑप्शन ए हमारा है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। तो यह कभी भी नहीं होगा। आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में जितने भी क्वेश्चंस है, इसमें याद करने से रिलेटेड आएगा, वह आंसर हो नहीं सकता है। सभी चीज़ों को रट कर नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी हमारा है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। तो ये भी आपका पूरा सही उत्तर नहीं है। ऑप्शन सी है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। और ऑप्शन डी है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो पर्यावरण अध्ययन केवल आपका टीचर तक ही केंद्रित नहीं होता है। पर्यावरण अध्ययन क्या होगा? यह बाल केंद्रित होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। तो पर्यावरण अध्ययन में की जो आपका पाठ्य पुस्तक होता है, उसमें प्रयुक्त भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए हमारा है, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। ऑप्शन बी है, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। उसके बाद ऑप्शन सी है, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए। और ऑप्शन डी है, रुखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिनाई होनी चाहिए।
तो आप ध्यान रखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा या टीचिंग एप्टीट्यूड में कोई भी क्वेश्चन हो उसमें बच्चों के लिए जब भी भाषा का उपयोग किया जाए तो उसमें बच्चों को किस प्रकार की भाषा देनी चाहिए, तो बच्चों को ऐसी भाषा सिखानी चाहिए जो उनके दिन प्रतिदिन की भाषा से क्या हो, संबंधित हो। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे तो इससे आप सीडीपी हो गया या किसी भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं कि बच्चों को आपका डेली यूज में जो बच्चे की मातृभाषा होती है उससे संबंधित क्या करना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। उसके साथ साथ हम अन्य भाषा को भी बच्चों को सिखा सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है, उपचारात्मक शिक्षण डैश विद्यार्थियों को नहीं दिया जा सकता है। तो उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बच्चों को नहीं दिया जा सकता है, तो ऑप्शन ए हमारा है डिसलेक्शन, ऑप्शन बी है प्रतिभाशाली, उसके बाद ऑप्शन सी है औसत से कम निष्पादन प्रदर्शित करने वाले, और ऑप्शन डी है औसत से अधिक निष्पादन प्रदर्शित करने वाले। तो जो आपका उपचारात्मक शिक्षण होता है यह शिक्षण हम प्रतिभाशाली विद्यार्थी को नहीं दे सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में व्याख्यान के प्रयोग की क्या एक प्रमुख समस्या है। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में व्याख्यान के प्रयोग की एक प्रमुख समस्या कौन सी है, तो ऑप्शन ए हमारा है अधिक खर्चीली है, ऑप्शन बी है अध्यापक का कार्य आसान बनाती है, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नकारती है, और ऑप्शन डी है यह बहुत प्रभावी है। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में व्याख्यान के प्रयोग की एक प्रमुख समस्या क्या होती है कि यह आपका व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नकारती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। आपका पर्यावरण अध्ययन का जो शिक्षण होता है इसमें व्याख्यान के प्रयोग की एक प्रमुख समस्या क्या है कि यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को क्या करता है, नकारता है। व्यक्ति भाई व्यक्ति आपका विभिन्नता जो होता है उसे यह पर्यावरण अध्ययन नकारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है। यह प्रश्न दिया गया है कि एक पब्लिक स्कूल है, कोई भी स्कूल है जिसमें क्या है, प्रत्येक क्लास में कुछ वैसे बच्चे ऐसे हैं जो शारीरिक या मानसिक रूप से क्या है, विकलांग हैं। तो ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ में ये स्टडी करते हैं। तो उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है, तो वह स्कूल किसका पालन करता है। तो ऑप्शन ए हमारा है समवयस्क शिक्षा का, ऑप्शन बी है प्रतिपूरक अधिगम का, ऑप्शन सी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का, और ऑप्शन डी है समावेशी शिक्षा का। तो आप बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रतिपूरक अधिगम का। तो आपका जितने भी क्लास में बच्चे हैं उन बच्चों में कुछ बच्चे आपका शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हैं। तो सभी बच्चों को एक साथ मिलाकर क्या कर रहा है, यह स्कूल आपका शिक्षा दे रहा है। तो यह स्कूल किसका अनुपालन कर रहा है, तो यह आपका प्रतिपूरक अधिगम का अनुपालन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है। इनमें से कौन सा आपका पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा है समुदाय के सदस्य, ऑप्शन बी है पठन सामग्री, ऑप्शन सी है विज्ञान प्रयोगशाला, और ऑप्शन डी है संसार का मानचित्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए समुदाय के सदस्य। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ अगर समुदाय में हम रहते हैं तो उस समुदाय के सदस्यों के द्वारा भी हम अपने इन्वायरमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के साथ साथ समुदाय समाज की भी क्या होती है, आपका पर्यावरण अध्ययन के स्टडी करने में आपका काफ़ी हमें हेल्प मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाई वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है। तो जो बच्चे आप कैसे हैं
इसमें भाषा सीखने में जिन बच्चों को कठिनाई है उस प्रकार के बच्चों के लिए पर्यावरण अध्ययन सीखने का उचित साधन कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसमें हमारा है अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ की जाए। ऑप्शन बी है विद्यार्थी को कक्षा में प्रथम पंक्ति में बैठाने का प्रबंध किया जाए। तो यह तो हो नहीं सकता है, आगे पीछे बैठने से कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चे को भाषा सीखने में ही प्रॉब्लम है। ऑप्शन सी है उन्हें स्पर्शी स्वरूप में या बड़े बड़े अक्षर में अंकित शिक्षण सामग्री दी जाए। तो यह भी आपका सटीक इसका नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी है श्रवण सामग्री के रूप में पाठ्य विषय वस्तु देना चाहिए। तो बच्चे भाषा सीखने में बच्चों को कठिनाई हो रही है, तो यह भी आपका नहीं हो सकता है। इसका आपका उत्तर हो जाएगा कि अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ की जाए। तो इस प्रकार क्या होगा, आपका भाषा सीखने में कठिनाई वाले बच्चे भी पर्यावरण अध्ययन को आसानी से सीख सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है? इनमें से कौन सा आपका पर्यावरण अध्ययन के सीखने का आपका प्रभावशाली संसाधन हो सकता है? तो ऑप्शन ए हमारा है कविताएं और कहानियां। ऑप्शन बी है कार्यपत्रक। ऑप्शन सी है पर्यावरण शिक्षा की पाठ्य पुस्तक दृश्य। और ऑप्शन डी है दृश्य। तो इनमें से कौन सा आपका पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन होगा? तो सबसे प्रभावशाली संसाधन हो सकता है कविताएं और कहानियां। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। आप देखते हैं कि बच्चों को क्या किया जाता है, बच्चों को उसकी माता पिता हो गए या उसके दादा दादी हो गए, क्या करते हैं, बच्चों को कहानियां सिखा सिखा के उन्हें बहुत सारी चीज़ों को सिखा सकते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन सीखने का सबसे प्रभावशाली साधन होता है कविताएं और कहानियां। कोई भी हम मूवी देखते हैं तो उसका कहानी किस प्रकार याद कर लेते हैं, तो ये आपका सबसे पर्यावरण अध्ययन सीखने का आसान तरीका होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन केवल दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है? इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा आपका सामग्री है जो केवल दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है, जो देखने में केवल सहायता करता है। तो ऑप्शन ए हमारा है कंप्यूटर। ऑप्शन बी है चार्ट। ऑप्शन सी है रेडियो। और ऑप्शन डी है टेलीविजन। तो केवल हमें दृश्य शिक्षण सामग्री बताना है, तो इसका सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन बी चार्ट। चार्ट केवल आपका क्या है, दृश्य शिक्षण सामग्री है। कंप्यूटर आपका दृश्य श्रव्य दोनों है, रेडियो भी श्रव्य है। उसके बाद डी में है टेलीविजन। टेलीविजन भी आपका दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार का शिक्षण सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये तो एक टीचर क्या है, वह पढ़ाते समय श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार की सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि यह क्यों ऐसा करता है? तो ऑप्शन ए हमारा है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इकाइयों का उपयोग करते हैं। तो जो टीचर आपका श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों सभी का उपयोग करके शिक्षा देता है, तो वह क्या कर रहा है, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग कर रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों को विभिन्न प्रकार की ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक, तो बच्चों को विभिन्न प्रकार की ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा है कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकते हैं। ऑप्शन बी है एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए उपयोग होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। ऑप्शन सी है चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकते हैं। और ऑप्शन डी है बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकते हैं। तो बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए एक शिक्षक क्या कर सकते हैं, वे एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए उपयोग होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। देखिए इसमें आपका डिस्कशन किया गया है कि टीचर आपका खाना पकाने के लिए उपयोग होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे क्या है, बच्चे अपने घर में ये सभी वस्तुओं को देखते हैं, तो यह क्या होगा, एक आपका सबसे सही तरीका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला प्रश्न है, किससे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास संभव है? तो बालकों की कल्पना शक्ति का विकास किससे हो सकता है? कंप्यूटर से हो सकता है, रेडियो से हो सकता है, टेलीविजन से भी हो सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूर स्थित किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के विषय में शिक्षण के समय किसका प्रयोग सर्वाधिक अच्छा हो सकता है? तो दूर स्थित किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के विषय में शिक्षण के समय किसका प्रयोग सर्वाधिक अच्छा हो सकता है? तो ऑप्शन ए हमारा है चित्र का, ऑप्शन बी है चार्ट का, ऑप्शन सी है नमूना और ऑप्शन डी है कंप्यूटर। तो दूर स्थित किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के विषय में शिक्षण का सर्वाधिक अच्छा क्या साधन हो सकता है? नमूना हो सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आप पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सामाजिक असमानता पर अधिक बल देना चाहते हैं, तो ऐसे में निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? इसमें कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सामाजिक असमानता पर अधिक बल दिया जा रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? तो ऑप्शन ए हमारा है संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता का संचालन करके, ऑप्शन बी है संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना, उसके बाद ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों के समूह परियोजनाओं पर भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना, ऑप्शन डी है संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना। तो सामाजिक असमानता को पर अधिक बल देने का इसमें सबसे सही उत्तर आपका हो जाएगा कि विद्यार्थियों के समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस शैक्षिक तकनीक को व्यवहार तकनीक कहा जाता है? किस शैक्षिक तकनीक को व्यवहार तकनीक कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा है हार्डवेयर उपागम, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर उपागम, ऑप्शन सी है प्रणाली विश्लेषण और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर उपागम। तो सॉफ्टवेयर उपागम को आपका शैक्षिक तकनीक का आपका व्यवहार तकनीक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण सहायक सामग्री के लाभ हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्री के लाभ क्या हो सकता है? तो ऑप्शन ए हमारा है इससे पाठ अधिक सरल, रोचक तथा मनोरंजक बन जाता है। तो यह बात सही है कि शिक्षण सहायक सामग्री का यह लाभ होता है कि इससे पाठ अधिक आसान हो जाता है, रोचक हो जाता है और मनोरंजक भी हो जाता है। ऑप्शन बी है इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है। तो ये भी सही है। ऑप्शन सी है इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है। तो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होगा? हमें शिक्षण में और भी हमारा कुशल विकास होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी ऑप्शंस क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री के लिए काफ़ी उपयोगी है, इससे हमें लाभ ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में सर्वाधिक मदद करता है। तो बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में सर्वाधिक मदद कौन करता है? तो ऑप्शन ए हमारा है भ्रमण, ऑप्शन बी है चार्ट, ऑप्शन सी है नमूना और ऑप्शन डी है कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन ए भ्रमण। भ्रमण आपका बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में सबसे ज़्यादा मदद करता है। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं होना चाहिए। तो दृश्य श्रव्य सामग्री किस प्रकार का नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन ए हमारा है जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे, उसके बाद ऑप्शन बी है सुंदर तथा आकर्षक, उसके बाद ऑप्शन सी है बालक को विचलित करने वाले और ऑप्शन डी है बालकों की रुचि को बढ़ाने वाले। तो दृश्य श्रव्य सामग्री किस प्रकार का नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन ए हमारा है जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे। तो यह हमें शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में मदद करता है। तो इस प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री हमारे पास होना चाहिए, सुंदर तथा आकर्षक भी होना चाहिए। ऑप्शन सी है बालक को विचलित करने वाला, तो यह नहीं होना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग हमें गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि दृश्य श्रव्य सामग्री
किस प्रकार का नहीं होना चाहिए? तो बालक को विचलित करने वाला नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी है बालक में रुचि को बढ़ाने वाला, तो ऐसा होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है ईवीएस में आकलन का संकेतक है, तो ईवीएस में आपका आकलन का संकेतक क्या होता है? तो ऑप्शन ए हमारा है कथन देना, ऑप्शन बी है सूची बनाना, ऑप्शन सी है स्मरण करना और ऑप्शन डी है चर्चा करना। तो ईवीएस में आकलन का संकेतक आपका होता है कथन देना, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए, तो ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान किधर केंद्रित होना चाहिए? तो ऑप्शन ए हमारा है सीखने पर, ऑप्शन बी है सीखने के रूप में सीखने पर, ऑप्शन सी है सीखने के लिए और ऑप्शन डी है अनौपचारिक सीखने पर। तो ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान आपका सीखने के लिए केंद्रित होना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया गया है? निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया गया है? तो ऑप्शन ए हमारा है पेपर पेंसिल परीक्षण, ऑप्शन बी है मौखिक प्रश्न, ऑप्शन सी है पेपर पेंसिल परीक्षण की प्रतिपुष्टि और ऑप्शन डी है पोर्टफोलियो द्वारा आकलन। तो मौखिक प्रश्न जो आपका कक्षा में पूछा जाता है इसके द्वारा इस प्रकार के आकलन द्वारा क्या होता है विद्यार्थी आनंद लेते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो इसमें से रचनात्मक आकलन का साधन कौन सा नहीं है? तो पोर्टफोलियो इसका साधन है, क्रम निर्धारण मापनी भी इसका साधन है, वर्णन अभिलेख भी इसका साधन है, वार्षिक उपलब्धि यह इसका साधन नहीं है। तो वार्षिक उपलब्धि आपका पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो इस तरह हमने ईवीएस के टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कशन किया है। इससे रिलेटेड हमने सभी फैक्ट आपको बताया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।